हाँ तो बेटा, इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया था? फंक्शन में हम मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज में कर चुके थे। क्लासिफिकेशन के दौरान हम लोगों ने क्या सीखा था? एल्जेब्रिक फंक्शन को डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल और पीस वाइज। तो पीस वाइज को कैटेगराइज कर कर उसका फर्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन के आगे जो जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी फंक्शंस पीस वाइज होते हैं उनकी डोमेन तो स्पेसिफिक होती है। डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, यानी कि सिमेट्रिक डोमेन मेंटेन होती है। हर वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं ये फंक्शंस, लेकिन आउटपुट के दौरान अपनी नेचर को चेंज करते रहते हैं। तो देखो, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने देख लिया था कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस से ऊपर था, तो रेंज तो हो गई बेटा 0 से इन्फिनिटी, और जबकि इनपुट की बात करें तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से रहेगा। खैर, इससे आगे अगला फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं पीस वाइज फंक्शन में ही। मतलब कैटेगरी क्या है हमारी जो चल रही है वो है पीस वाइज फंक्शन की कैटेगरी चल रही है हमारी। ठीक है, और इसमें अब हम डिस्कस करते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। GIF बोला जाता है इसको, तो इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूँ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है जिसको GIF बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझ लो। जैसे कि अगर y इक्वल टू लिखा है x, ठीक है, ये तो आइडेंटिकल फंक्शन है, तो इसके आगे अगर लॉग लगा दोगे जो लॉगरिथमिक हो जाएगा, साइन लगा दोगे साइन का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से इसको a की पावर में लगा दोगे तो एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट तरीके के नेचर होते हैं। अगर इस पर इस तरीके से दो डंडे लगा दोगे तो मॉडुलस हो जाएगा। इसी तरीके से आइडेंटिकल x जो फंक्शन है उस पर अगर ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा दिया जाए इस तरीके से, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यानी कि इसको क्या बोलोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये फंक्शन निकल कर आता है। अच्छा, इस फंक्शन का जैसे कि मॉडुलस फंक्शन का भी एक नेचर था, और पीस वाइज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अलग अलग डोमेन में अलग अलग नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक पीस वाइज फंक्शन है, तो अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो किस तरीके से काम करेगा समझो। अगर इसकी बात की जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू आप रखते हो, डोमेन की अगर बात करें इसके लिए, तो डोमेन आपको पता है, मैं बता रहा हूँ बार बार कि डोमेन पीसवाइज फंक्शन के लिए, सभी पीसवाइज फंक्शन के लिए डोमेन हमेशा बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होता है? हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल द रियल नंबर्स। तो एक बात बताओ, इसमें तुम रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सभी तरीके के नंबर इसके अंदर इनपुट में प्रोवाइड करा सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है, इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करो कि जो भी नंबर आप इसको प्रोवाइड कराते हो, सबसे पहले उस नंबर, कोई भी मैग्नीट्यूड का जो भी नंबर, वेदर इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसा भी, जो भी नंबर आप इसको प्रोवाइड कराते हो उससे पीछे के जितने भी सारे इंटीजर्स हैं उनकी लिस्ट बनाता है। जैसे मान लो आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ आपको, यहाँ पर समझना बेटा ध्यान से। जैसे मान लो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखा 3.82, देखना ध्यान से, ये वैल्यू रखी 3.82 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब 3.82 जो नंबर है उससे पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिस्ट बनाता है मतलब प्रोग्रामिंग होती है इस फंक्शन में पूरी। और तुम सोचो, अगर 3.82
3.82 से पीछे के इंटीजर्स आप देखोगे तो पहला इंटीजर क्या आएगा 3, फिर उससे 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, इस तरीके से आते जाएंगे। यानी कि ये जो पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब इंटीजर्स हैं इस नंबर से पीछे। 3.82 से पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाता है, सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाएगा। और लिस्ट बनाने में जितने भी इंटीजर्स आएंगे उनमें सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का जो इंटीजर होगा उसे आउटपुट में देता है। तो तुम सोचो जब ये सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाओगे तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का जो इसमें नंबर है दिख रहा है तुम्हें, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, एक्स की डायरेक्शन में सबसे राइट मोस्ट साइड में जो इंटीजर बच रहा है उसको आंसर में देता है। तो तुम सोचो यही तो है, ये है ना 3 जो कि राइट मोस्ट साइड में सबसे इधर वाला नंबर है। तो जिस नंबर जो भी आप इनपुट रख रहे हो उससे पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाएगा और उन इंटीजर्स में सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का जो इंटीजर होगा उसको आउटपुट में देता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 3.82 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कर दिया जाए तो केवल क्या मिलेगा आपको, इससे 3 मिलेगा, यानी कि इंटीजर मिलेगा कोई ना कोई। इसी तरीके से देखो दूसरी चीज़ समझो, यहाँ पर मान लो कि जैसे मान लो आपने इसमें डायरेक्टली क्या रख दिया, मान लो कोई एक इंटीजर ही रख दिया 4.0, इंटीजर ही आपने रख दिया। तो इंटीजर अगर 4 की बात करो तो 4, फिर इससे पीछे का इंटीजर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से 0, -1 ऐसे करेगा ना बेटा, सब बनाएगा। तो 4 इंटीजर था, 4 से पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाई। अब इसमें हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का इंटीजर कहाँ मिल रहा है आपको, यही तो है हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का इंटीजर, तो यही आउटपुट में आ जाएगा। तो तुम इस बात को समझो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर ही रख दिया जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ नहीं कर पाता, आइडेंटिकल फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे कि तुमने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं हम तो मॉडुलस हट जाता है। तुमने देखा था ना कि मॉडुलस का ग्राफ किस तरीके से होता था, इस तरीके से। तो ये रीज़न क्या है बेटा, y बराबर x, तो मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर रखते हो आप, जैसे मान लो कोई इंटीजर नंबर आपने इसके अंदर रखा तो कुछ वर्किंग इसका होगा नहीं, वही नंबर लौट कर आउटपुट में आ जाएगा। तो इंटीजर्स में कोई काम नहीं कर पाता, ये वही आउटपुट दे देता है, आइडेंटिकल फंक्शन बन जाता है एक तरीके से। लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए जो इंटीजर नहीं है उनसे पीछे की सारी लिस्ट बनाएगा और उनमें हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का जो इंटीजर होगा उसे आउटपुट में देगा। एनालिसिस समझते चलना इसकी। इसके बाद यहीं पर एक नेगेटिव नंबर लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताऊं कि नेगेटिव नंबर कोई ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेते हैं -1.2, ध्यान से सुनना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2। तो -1.2 से पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाओ। तो देखो तुम, ये तो हो जाएगा 0, ये होगा -1, ये यहाँ पर कहीं मान सकते हो तुम -1.2, ठीक है। और -1.2 से पीछे के इंटीजर्स क्या आएंगे, -2, -3, -4, इस तरीके से ये इंटीजर्स आएंगे पीछे। बेटा ये -1.2 है जो कि इंटीजर में आपने रखा, ये इंटीजर्स आ रहे हैं, ऐसे आते चले जाएंगे। -4, -5, पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाएगा। और उसमें हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का इंटीजर कौन दिख रहा है तुम्हें, इन सब इंटीजर्स में हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का इंटीजर कौन है, -2। यानी कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2, ठीक है। -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2, मतलब इसे सॉल्व करने पर आएगा -2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि ये नेगेटिव नंबर के लिए
ये पॉजिटिव के लिए और ये इंटीजर्स के लिए, ये तीन चीज़ें जर्नल समझने की कोशिश करो जिससे कि मैं इस रिज़ल्ट पर पहुंच पाऊँ, इसको समझ पाएँ। तो पहले एक बार देख लो तसल्ली से। ठीक है ना। तो मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि जिस नंबर को आप रखते हो उससे पीछे के सारे इंटीजर्स की लिस्ट बनाता है और आउटपुट में हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का इंटीजर आउटपुट में दे देगा। ठीक है, खैर अब ये तो हमारा जर्नल एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको समझते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा इसका फंक्शन का। देखो बेटा ध्यान से समझना, बहुत आसानी से चीज़ों को समझना, बस ध्यान से देखो। जैसे अगर इसकी बात की जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो होता क्या है कि दो इंटीजर्स के बीच में, जैसे आप दो इंटीजर्स के बीच में हो, तुम सोचो मैं जर्नल लेके चल रहा हूँ 3 से 4 के बीच में, तो होता क्या है 3 से 4 के बीच में आप अगर 3 से आगे का कोई भी नंबर रखते हो, जैसे मान लो 3 से हल्का सा आगे कोई नंबर रखो और आगे रखो और आगे रखो और आगे रखो, जब तक आप एग्जैक्ट 4 नहीं पहुंच जाओगे तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 नहीं देगा, बार बार 3 देता रहेगा। तो होता क्या है कि अगर इनपुट की वैल्यू एक इंटीजर से प्रीवियस इंटीजर तक चलने के बाद दूसरे इंटीजर तक पहुंच नहीं पाती है, ध्यान से सुनना, इनपुट की वैल्यू एक इंटीजर से चलने के बाद दूसरे इंटीजर तक पहुंच नहीं पाती है, तो उसके लिए हमेशा प्रीवियस इंटीजर ही आंसर आता रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो तुम समझना 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3, 3.1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.9 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 3.33333 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 3.99999999 इस पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। जब तक आप एग्जैक्ट 4 नहीं पहुंच जाओगे तब तक ये 4 नहीं देगा। तो देखो 4 अगर नहीं पहुंच पाए आप, 4 से स्लाइटली भी कम रहे, स्लाइटली कम का मतलब समझते हो 4 से 3.99999, उसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो एक इंटीजर से चल के दूसरे इंटीजर तक नहीं पहुंच पाए अगर, तो हमेशा प्रीवियस इंटीजर ही आउटपुट में आता रहता है। तो इस रीज़न की अगर बात की जाए तो जब आप इसमें इस तरीके से समझो कि पीछे वाला जो इंटीजर है उस पर तो सॉलिड इस तरीके से बन जाए और आगे वाले इंटीजर पे हॉलो आ जाए, तो हमेशा इस रीज़न के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बार बार पिछला इंटीजर ही आपको आउटपुट में देता रहेगा। इसी प्रॉपर्टी का हम सब इसमें यूज़ करेंगे और ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। और पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है उसको दो दो इंटीजर्स के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बेसिस पर तोड़ दिया जाएगा। तो देखो कैसे तोड़ेंगे अब उसको, ये बात समझ में आती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप कैसे तोड़ते हैं, इसमें इस तरीके से तोड़ा जाता है बेटा। मान तो मैं ग्राफ बना दूंगा। यहाँ देखो कि अगर x की वैल्यू, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 0 से चलने के बाद 1 तक नहीं पहुँच पाती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस केस में होता है 0। ठीक है, अगर 1 से चलने के बाद में x की वैल्यू 2 तक नहीं पहुँच पाती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और 2 से पहुंचने के बाद 3 तक नहीं पहुंच पाती ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होता है इसमें 2। इसी तरीके से माइनस में भी बेटा एक बार ले लो, -1 से लेके अगर वैल्यू 0 तक नहीं पहुंच पाती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पिछला हो जाएगा -1। इसी तरीके से अगर -2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 तक नहीं पहुंच पाती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पिछला हो जाएगा -2। तो ये तो जर्नल हो गया। इसी के बेसिस पे अगर हमको एक पैटर्न पता चल जाएगा उसी के बेसिस पे बाकी का ग्राफ रिपीटेटिव होता चला जाएगा। तो तुम देखो इस रीजन में पिछला इंटीजर क्या है 0, यही आंसर आ रहा है। इससे पिछला ये 2, -1 और -2। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस। तो यहाँ पर देखो इसका ग्राफ, अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कार्टेशियन प्लेन ले लो, ये तो कार्टेशियन प्लेन हो गया।
तो कार्टेशियन प्लेन में आप खुद सोचो इस बात को कि जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो 0 से 1 का रीजन जो है, जहाँ 1 तक आप नहीं पहुँच पाओगे और 0 से चलना शुरू करोगे, उसके केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0। तो ये लाइन जो बनेगी आपकी वो इस तरीके से 0 पर सॉलिड पॉइंट आएगा बेटा, और आगे चलोगे 1 पर हॉलो आएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 1। उसके बाद में 1 से लेके 2 के बीच में अगर बात की जाए तो 1 से लेके 2 के बीच में ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, 1 से चलने के बाद 2 तक नहीं पहुंच पाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देता है, 1। तो यहाँ से जैसे ही आप 1 पर पहुँचोगे तो ये एग्जैक्ट हाइट कहाँ पर चला जाएगा, 1 पर, यहाँ सॉलिड पॉइंट आएगा। और ये पूरी की पूरी लाइन मेंटेन रहेगी कहाँ तक, जहाँ तक आप 2 पर नहीं पहुँचते। ये लाइन y बराबर 1 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1। उसके बाद में 2 पर पहुँचने के बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पहुँच जाएगा, 2 हाइट पर, और 2 हाइट को मेंटेन करेगा ये अगले 0.3 तक। ठीक है, इस तरीके से। ये मतलब ये सिस्टम है इस ग्राफ का। फिर उसके बाद बेटा 4 के लिए अगर आ जाओ तो 4 अगर ये है तो ये 3 पर, जब आप एग्जैक्ट 3 पर पहुंच जाओगे तो ये 3 देगा हाइट, और इस 3 हाइट को मेंटेन करेगा अगले 4 तक के लिए। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। और सेम चीज़ यहाँ चलेगी बेटा पीछे ग्राफ -1 पर जब आप आओगे तो -1 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ तो सॉलिड लाइन मिलेगी, एक सॉलिड पॉइंट, और यहाँ जाकर आपको कहीं हॉलो मिलेगा एक। ठीक है, -1 -2 के करस्पॉन्डिंग देखना ध्यान से, ये है। तो -2 के करस्पॉन्डिंग जब आप आओगे ये लाइन बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से -3 पर आ जाओ, यहाँ सॉलिड पॉइंट होगा बेटा। एक सीढ़ी नुमा ग्राफ आपको कह सकते हो इसको, कि एक सीढ़ी नुमा ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसका काफ़ी बुक्स में स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप अप फंक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से, और लाइन जो इसमें बनी है वो मैं लिख देता हूँ। देखो ये तो होती है y बराबर 1, ये होती है y बराबर 2, ये होती है y बराबर 3। ठीक है, ये होती है y बराबर -1, ये होती है y बराबर -2, ये होती है y बराबर -3। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये स्टेप अप फंक्शन है, इसका नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ बुक्स में स्टेप अप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टेप अप फंक्शन क्या मतलब, सीढ़ी नुमा ग्राफ बनता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चलता रहता है। तो देख लो एक बार, बताओ। इसी तरीके से आगे और पीछे रिपीट होता चला जाएगा ये ग्राफ। तो इनपुट में बेटा हमेशा क्या वैल्यू लेता है, -∞ से +∞, जबकि आउटपुट में हमेशा क्या देता है, ये आउटपुट में क्या दे रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी कि रेंज की, डोमेन तो आपको पता चल गया, डोमेन तो ऑल द रियल नंबर। और अगर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो रेंज हमेशा बिलोंग करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स को z से भी रिप्रेजेंट कराते हैं कुछ लोग, तो z। ठीक है, या फिर i, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इंटीजर्स इसकी रेंज होती है। और z का मतलब समझ लेना, z के सेट में आता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये होता है। ठीक है, एक बार देखो, बताओ बात समझ में आ रही है।
तो बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की थोड़ी सी जानकारी थी, है ना। प्रॉपर्टी वगैरह मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। आप तो केवल 3 चीज़ें लेके चलो इस समय कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड ग्राफ। तो ग्राफ मैंने बता दिया, डोमेन रेंज के बारे में बात कर ली। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तुम सोचो कि रेंज इसकी लिमिटेड है, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या है, लिमिटेड रेंज है ना, इंटीजर्स केवल। जबकि किसी फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है, ऑल द रियल नंबर। तो ये फंक्शन इनटू हो जाएगा ना, इस फंक्शन को क्या बोल सकते हो आप, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा एक, ठीक है, ये इनटू फंक्शन है। अच्छा तुम ये देखो कि 1 से लेके 2 के बीच में हमेशा 1 दे रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट पर 1 या मोर देन 1 इनपुट पर एक ही सिंगल आउटपुट दे रहा है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की नहीं हो गई इसकी कि बहुत सारे इनपुट पर एक ही आउटपुट दे दिया इसने, ये वाली सिचुएशन। और ये सिचुएशन किसके केस में होती है, मैनी इनपुट कनेक्टेड विद सिंगल आउटपुट। तो ये मैनी वन भी हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन वाइज समझ रहे हैं हम कि ये मैनी वन भी होगा फंक्शन। तो इनटू और मैनी वन फंक्शन हो गया, ये डेफिनेशन हमने, रेंज हो गई, कोडोमेन पता चल गई, ग्राफ आपके पास में है ही, ठीक है। ये तो सब चीज़ें मैं बता ही चुका था, 1 मैनी वन, इनटू, ऑन टू वगैरह कैसे पता करते हैं। खैर अब इसके आगे चलते हैं, पीस वाइज फंक्शन में अगला फंक्शन हम देखते हैं बेटा, जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। क्या नाम है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आपको अगर फ्रैक्शनल पार्ट समझना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होना चाहिए। तो मैं ग्राफ छोड़ देता हूँ जिससे कि यूज़ कर पाएँ और हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाएं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का सिंपल सा मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट किया था ना, एक्स होता है, अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दिया जाए, यहाँ ब्रैकेट बनता है, ये ब्रैकेट होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। इस तरीके का ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट की बात, एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट की बात की जा रही है। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में किसी भी नंबर का केवल इंटीजर निकाल लिया जाता है, यहाँ इंटीजर्स हटा दिया जाता है, केवल पीछे का पॉइंट वाला जो पार्ट है वो ही रहेगा। तो इसे लिखने का क्या तरीका है, इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिया जाए। अगर जैसे मान लो अभी तुमने जो एग्जाम्पल लिया था 3.87 मान लो इस तरीके से है, तो आपने 0.87 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है और 3 क्या है, इंटीजर। तो किसी भी नंबर को इस तरीके से उस नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को हटा दो तो फ्रैक्शनल बच जाता है केवल, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट निकालना आपको 3.47 का, तो आप क्या करो 3.47 में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, 3 को, तो कितना बचेगा 0.47, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में अपने शेप को चेंज कर रहा है। 0 से 1 के बीच में अलग शेप में, 1 से 2 में अलग शेप, 2 से 3 अलग शेप, 3 से 4 अलग शेप, इसी तरीके से। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो भी इसी तरीके से वेरी कर जाता है। तो वेरी किस तरीके से करता है वो समझ लो। दो रीज़न हम ले लेते हैं। पहला रीज़न तो ले लो कि अगर x की वैल्यू 1 तक नहीं पहुंच पाती 0 से, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है y फ्रैक्शनल पार्ट वो होता है x - 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा इस केस में। तो x y बराबर x लाइन बनती है इस रीजन में, 0 से 1 के रीजन में, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर अगर 1 से लेके 1 से चलना शुरू करो, 1 से चलना शुरू करें हम और 2 तक नहीं पहुँच पाएँ, तो y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट
y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा x माइनस वन, यानी कि ये लाइन बनेगी x माइनस वन, वाई बराबर x माइनस वन लाइन बनेगी केवल इस रीजन में। फिर उसके बाद में आप एक नेगेटिव रीजन ले लो बेटा कि माइनस वन से अगर x की वैल्यू 0 तक नहीं पहुंच पाती है तो y इक्वस टू फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा x। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर इस रीजन में कितना है सोचो, माइनस वन से 0 के बीच में y कितना है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है x प्लस वन। तो ये तीन आपके पास में तैयार हो गए। कार्टेशियन प्लेन पकड़ लो, ठीक है, और इसका ग्राफ बना लो। लेकिन ये लाइन क्या है, लिमिटेड बाउंड्रीज में ही आएंगी केवल, ऐसा नहीं है आप थ्रू आउट द पैनल बना दो इन लाइंस को, ठीक है, एक स्पेसिफिक बाउंड्री में ही आएंगी। तो देखो ध्यान से किस तरीके से बना रहा हूँ। पहले तो रीजन डिवाइड करो 0 से 1, 1 से 2, टू माइनस वन से, इस तरीके से। तो ये तो हो गया 0, यहाँ मान लो ये 1, फिर ये 2, फिर ये माइनस वन, ये माइनस 2, इतना ही बना लेते हैं, बाकी रिपीट हो गई ग्राफ। तो तुम एक बात सोचना ध्यान से, 0 से 1 के बीच में 0 पर क्या है आपके पास में सॉलिड, तो 0 पर तो सॉलिड पॉइंट बनेगा। 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनना है ना, 0 से 1 के बीच में, तो 1 तक पहुंचना नहीं है। और इस रीजन में ग्राफ कैसा काम कर रहा है, वाई बराबर एक्स, तो वाई बराबर एक्स लाइन कैसी होती है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन जो कि 45 के एंगल पर जाएगी। लेकिन 1 हाइट पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, हॉलो। हॉलो समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 तो इंक्लूडेड पॉइंट नहीं है ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं, 1 कहाँ इंक्लूडेड है यहाँ, जिसके लिए लाइन 1 से लेकर 2 के बीच में क्या है, x माइनस वन। तो जब आप इसकी बात करते हो तो 1 पर तो आप यहाँ आ जाओगे 0 पर, फिर यहाँ से दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको 2 तक, फिर यहाँ हॉलो दोबारा से, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस वन, वाई बराबर एक्स माइनस वन, ये y बराबर x लाइन। इसी तरीके से यहाँ पीछे आओ, पीछे यहाँ -1 पर सॉलिड पॉइंट आएगा, और यहाँ से ये ग्राफ 45 एंगल पकड़ते हुए यहाँ पर जाकर फिर दोबारा से हॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये ग्राफ आपके पास में समझ में आ गया, बस इसी ग्राफ को आपको बनाना है, और यही ग्राफ आगे और पीछे रिपीट ये ग्राफ आगे पीछे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप पीछे रिपीट कर लो इस ग्राफ को। तो यहाँ सॉलिड पॉइंट 45 के एंगल पर, और ये सीधे लाइन जाएगी और 1 पर फिर दोबारा से हॉलो, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्या है, ये तो y बराबर x लाइन है, ये y बराबर है लाइन x माइनस वन, ये y बराबर x प्लस वन, ठीक है। ये लाइन है सारी इसी रीजन में बनेंगी, और ये आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इस ग्राफ की, 1। जहाँ ये 1 तक कभी पहुँच नहीं पा रहा है, 1 तक कभी नहीं पहुँच पा रहा है, तो 0 से लेके 1, तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ग्रेट, मैंने बताया आपको सारे पीसवाइज फंक्शन का डोमेन क्या होता है, डोमेन तो होता है बेटा -∞ से +∞। केवल रेंज चेक करना है। तो ग्राफ से तुम्हें समझ में आ रहा है कि 1 तक पहुंच नहीं पा रहा, हाइट उसका 0 से, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है उसका डोमेन तो डायरेक्टली ही समझ में आ रहा है कि डोमेन बिलोंग करता है -∞ से लेके +∞। और रही बात रेंज की, तो रेंज इसका होगा 0 से शुरुआत होगी इसकी रेंज की, और 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और बेटा x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हो तुम, x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हो, तो तुम सोचो ऐसे कितने डिफरेंट पॉइंट होंगे जिस पर ये सेम आउटपुट देगा। बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे ना। देखो जैसे कि x बराबर यहाँ पर ये लाइन कोई ड्रॉ करो बीच में, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो जाएंगे, x की एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाएंगी जिस पर y क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन।
और रेंज बेटा इसकी भी लिमिटेड है 0 से 1, और कोडोमेन क्या होती है हमेशा -∞ से +∞, तो ये कैसा हो गया, इनटू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, तो मैनी वन इनटू रेंज डोमेन और ये ग्राफ, ये सब चीज़ें देख लो एक बार फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। ठीक है बेटा, और भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ये ग्राफ हमेशा इसका 0 से 1 रहता है, 1 हाइट तक पहुंच नहीं पाता, 0 से शुरुआत होती है इसकी ग्राफ की, और इस तरीके से टुकड़ों में बनता है इंटीजर्स के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट। फिर उसके बाद में इसी में पीस वाइज में एक फंक्शन और आता है, उसको और कवर अप कर लेते हैं आज इस वीडियो में, फिर बाकी की बातचीत हम आगे करेंगे। बेटा इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन एक बार ये फंक्शंस की ग्राफ, डोमेन, रेंज सब पता चल गया आपको, तो फिर आगे जो क्वेश्चंस हमको सीखने हैं उनमें आपको डोमेन निकालने में फंक्शन की दिक्कतें नहीं आएंगी, फिर तो कैलकुलेशन वगैरह का काम रह जाता है। तो अगला फंक्शन है हमारा इसी में, मतलब पीसवाइज की कैटेगरी में ही अगला फंक्शन है, जिसका नाम है सिग्नम। क्या नाम है जिसका, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से कि y इक्वल्स टू लिखा है, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, यानी कि x के आगे क्या लगा दिया, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन किस तरीके से काम करता है, जो भी इनपुट आप इसको प्रोवाइड करते हो उसी के मॉडुलस में उसी से डिवाइड दे देता है। तो सिंपल केसेस में समझो सिग्नम का वर्किंग क्या है, वर्किंग ये है कि जो भी इनपुट आपने दिया इसी इनपुट में इसके ही मॉडुलस से डिवाइड दे देगा, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो उस इनपुट के मॉडुलस में उससे डिवाइड दे देता, मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन सिग्नम फंक्शन इस तरीके से काम करता है केवल उस केस में जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है। ध्यान से समझना, जब x आप 0 नहीं रखते, वेदर पॉजिटिव या वेदर नेगेटिव नंबर रखो तो इस तरीके से काम करता है। और अगर बाय द वे आपने x की वैल्यू 0 रख दी सिग्नम में, तो सिग्नम डायरेक्टली 0 देता है। तो 0 पर तो डायरेक्टली 0 देगा सिग्नम, और अगर 0 नहीं रखा, नेगेटिव पॉजिटिव रखा आपने, तो इस तरीके से काम करता है। तो तुम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि अगर कोई चीज़ 0 नहीं है तो इससे 2 रीज़न टूट कर नहीं आते क्या, इससे भी तो 2 रीज़न टूट जाएंगे। एक रीज़न टूटेगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और एक रीज़न टूटेगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रीज़न टूट जाएंगे। तो तुम समझो जब आप पॉजिटिव रीज़न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडुलस है, और मॉडुलस हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए स्पेसिफिक नेचर दिखाता है। तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो तुम सोचो मॉडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो x अपॉन x हो जाएगा, x अपॉन x तो 1 आता है। तो सिग्नम फंक्शन 1 की तरह काम करेगा जब आप इसमें 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे। और तुम सोचो मॉडुलस में जब माइनस रखने की कोशिश करेंगे तो x अपॉन मॉडुलस क्या छोड़ के जाएगा, माइनस। तो x अपॉन माइनस एक्स कट कर -1 हो जाता है। तो x की वैल्यू जब आप 0 से छोटी रखते हो तो ये -1 देता है, और x की वैल्यू 0 रखने पर तो सिग्नम क्या देता है, 0। तो इस फंक्शन सिग्नम का कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है कभी, सिग्नम ऑफ x y। तो y बराबर 1 आता है किस केस में, पॉजिटिव के केस में। y बराबर 0 आता है जब 0 रखते हैं, और y x की जगह नेगेटिव रखने पर -1। तो ग्राफ इसका बहुत आसान, रीज़न वाइज आप समझ सकते हो, आराम से आपको समझ में आ जाएगी बात कि अगर पॉजिटिव रीजन में आप घूम रहे हो, 0 से बड़े रीजन में अगर आप घूम रहे हो, तो ग्राफ आपका कितना देगा, हमेशा 1 हाइट पर होगा। और अगर आप 0 से पीछे के रीजन में हो, मतलब नेगेटिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, तो इस केस में ग्राफ ये लाइन देगा जो कि y बराबर -1 की लाइन है, और ये लाइन है y बराबर 1 की। ठीक है। और अगर आप इसमें
इसको 0 दे देते हो तो 0 पर फंक्शन क्या देता है, 0 पर तो फंक्शन भी 0 हो जाता है। तो 0 पर तो 0 देता है। अगर हल्का सा भी वैल्यू 0 से बड़ा है तो 0 से बड़े वैल्यू के लिए ये वैल्यू देगा, और हल्का सा भी वैल्यू 0 से छोटा है तो उस रीज़न के लिए यहाँ आ जाएगा। तो अगर डोमेन रेंज, डोमेन तो क्या है बेटा, पीस वाइज फंक्शन है, तो डोमेन तो क्या है, डायरेक्टली क्या हो जाएगी डोमेन, डोमेन बिलोंग करेगा -∞ से +∞। रेंज की अगर बात करो तो रेंज इसके केवल 3 इंटीजर जनरेट होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1, एक -1, 0। देख ध्यान से समझ ले, इंटरवल नहीं जनरेट होता -1 से 1 या 0, ऐसे नहीं। -1 से 1 नहीं है बेटा, केवल 0 और केवल 1 और केवल -1। तो 3 इंटीजर आउटपुट में आते हैं रेंज में, और जिसको मझला ब्रैकेट में इस तरीके से आप लिखोगे, जिसमें उसका होता है 1, -1, 0। तो ये होती है डोमेन और रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। ठीक है, ये रेंज हो गई, रेंज और डोमेन। अच्छा, मैनी वन और 1 की बात की जाए तो तुम्हें पता है रेंज लिमिटेड है, तो इनटू हो गया फंक्शन। ये सब चीज़ें भी देखते रहना, फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो गया। और -1, 1, 0 लिमिटेड रेंज है तो इनटू फंक्शन। और तुम सोचो, पॉजिटिव पूरे केसेस के लिए 1, नेगेटिव पूरे केसेस के लिए -1, यानी x की एक आध वैल्यू नहीं, बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जिस पे सेम आउटपुट दे रहा है, तो कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। देख लो एक बार ये पूरी एनालिसिस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ तक। तो ठीक है मेरे भाई, ये सिग्नम फंक्शन के बारे में बात हो गई, ग्राफ हो गई, डोमेन, रेंज, मैनी वन, 1, इनटू, ऑनटू, जो भी बताना था बता दिया, फंक्शन के ये नेचर बता दिया आपको। अब आपको करना क्या है कि कल जो हम पढ़ेंगे है ना, बाकी के जो रह गए हैं फंक्शन उनके बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो। और आप पढ़ते रहो, ठीक है, और जब क्वेश्चंस का नंबर लगेगा तो डाउट्स पर भी आप आ सकते हो प्रॉपर तरीके से। बाय बाय।